गुड मॉर्निंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा की पूर्ति। आज हम लोग मुद्रा की पूर्ति अर्थात सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा की पूर्ति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की पूर्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पूर्ति शब्द है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और जब भी हम मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो हम वस्तुओं की बात करते हैं। वस्तु की मांग पूर्ति की हम बात करते हैं। जैसे वस्तु की मांग पूर्ति होती है वैसे मुद्रा की भी क्या होती है, मांग और पूर्ति होती है। क्योंकि मुद्रा भी क्या है, एक वस्तु है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने के पहले हमको यहाँ पे समझना जरूरी है कि वस्तु की पूर्ति क्या होती है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी, वस्तु की पूर्ति क्या होती है, पहले ये समझना हमको जरूरी है। तो वस्तु की पूर्ति क्या होती है, आप देखिए ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक क्या करता है, वस्तुओं को जो है उत्पादन करता है। जब वो उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो जितनी भी वस्तुएं बनती हैं वो क्या होती हैं, वो वस्तुओं का स्टॉक होता है। जितना उत्पादन किया जाता है उत्पादक के द्वारा उसे हम पूर्ति नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वो एक स्टॉक के रूप में होता है। फिर पूर्ति किसे करते हैं, पूर्ति का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तुएं बिकने के लिए तैयार हो, बाजार में बिकने के लिए तैयार हो, उसे हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। यानी उत्पादन तो हो गया लेकिन एक निश्चित समय में यानी टाइम और एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तु बिकने के लिए तैयार है उसी को हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। जैसे किसान भी क्या है, एक प्रकार से प्रोड्यूसर है, वो उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है। मान लीजिए 10 क्विंटल जो है गेहूं हमारे यहाँ उत्पादन होता है। तो क्या गेहूं की सप्लाई भी 10 क्विंटल के बराबर है? तो हम ये कहेंगे कि ये जो 10 क्विंटल जो आपका गेहूं है ये क्या है, ये स्टॉक। यदि किसान जो है इस 10 क्विंटल में उस समय प्रचलित जो कीमत होगी मार्केट की, मान लीजिए 1800 रुपये क्विंटल है या 18 रुपये किलो है, इस समय जिस समय इसका उत्पादन 10 क्विंटल हुआ उस समय जो है जो मार्केट की कीमत है वो 18 रुपये में गेहूं खरीद रहा है। मार्केट में उसकी कीमत 18 रुपये है या 1800 रुपये क्विंटल है। यदि इस कीमत पर ये किसान जो है मान लीजिए 6 क्विंटल जो है गेहूं देने के लिए तैयार है, ये 6 क्विंटल देना चाहता है गेहूं, तो ये 6 क्विंटल ही क्या होगा, यही सप्लाई होगा। जबकि ये क्या है, ये पूरा सप्लाई नहीं है, ये पूरा क्या था, स्टॉक था।
लेकिन इस स्टॉक से क्या हुआ, ये जो 6 क्विंटल क्या हो गया, ये आपका सप्लाई होगा गेहूं का, गेहूं की पूर्ति हो गई। तो इसमें क्या कंडीशन है, टाइम एंड प्राइस। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। बात समझ में आ गई? यानी पूर्ति का मतलब क्या हुआ, पूर्ति मतलब मात्रा से होता है, क्वांटिटी से होता है। ऐसे ही हम मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो मुद्रा की पूर्ति की हम बात करते हैं तो मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा का स्टॉक, मुद्रा का परिमाण, मुद्रा की मात्रा, यानी ये सारे शब्द जो है मुद्रा पूर्ति के क्या हैं, पर्याय हैं। मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एक निश्चित समय में मुद्रा निर्गमन कर्ता द्वारा, जैसे किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा निर्गमन करता है, जैसे हमारे देश में क्या है, आरबीआई है, मुद्रा निर्गमन काम करता है। तो मान लीजिए आरबीआई के द्वारा जो है एक निश्चित समय में जितना जो है नोट छापे गए, या जितनी इकोनॉमी में मुद्रा है, ये क्या है, ये पूरा जो है आपका स्टॉक, ये मुद्रा का स्टॉक, इसने जितना मुद्रा बनाया ये क्या है, स्टॉक। अब इकोनॉमी में कितना मुद्रा चलन में है, चलन में कितनी मुद्रा है, ये आपका क्या होता है, मुद्रा पूर्ति होता है। यानी मुद्रा पूर्ति में ये हम देखते हैं कि मुद्रा जो है कितना जो है चलन में है, कितनी मात्रा जो है मुद्रा चलन में है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम मुद्रा पूर्ति कहते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा, पूर्ति मतलब सप्लाई, मतलब क्या हुआ कि कितनी मात्रा जो है, मुद्रा की कितनी मात्रा जो है चलन में है, पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा जो है चलन में है, ये क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति। हालांकि मुद्रा की पूर्ति, देखिए इसमें आपका स्टॉक और प्रवाह दो शब्द है, फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो दो शब्द हैं। यहाँ पे हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक और फ्लो, मुद्रा जो है, मुद्रा की जो पूर्ति है वो दोनों रूप में जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक के रूप में और प्रवाह के रूप में भी, है ना। प्रवाह के रूप में कब होता है, प्रवाह के रूप में ये तब होता है जब क्वांटिटी ऑफ मनी में हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मुद्रा की V क्या होता है, मुद्रा का चलन वेग होता है। V क्या होता है, मुद्रा का चलन वेग, एक औसत वेग होता है जिसको हम मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। मुद्रा का चलन वेग मतलब क्या होता है, मुद्रा भी चलता है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड होता है, तरल होता है, ये भी चलता है। इसकी जो चलने की जो औसत गति होती है ये क्या होता है, चलन वेग होता है। यानी मुद्रा जो है एक निश्चित समय में एक हाथ से कितने हाथों तक जाती है ना, यही क्या होता है, मुद्रा का चलन वेग होता है। मान लीजिए जो 100 रुपये का नोट हमारे पास है, ये एक निश्चित समय, मान लीजिए 1 वर्ष में या 1 महीने में, वो कितने हाथों तक जाती है, जितने हाथों तक जाएगी उतने हाथों तक क्या करेगी, वो भुगतान का माध्यम बनेगी। यदि हमने 100 रुपये किसी को दिया, इसका मतलब वो क्या किया, वो 100 रुपये ने एक बार क्या किया, पेमेंट किया, भुगतान किया। यानी आपने कोई वस्तु लिया, उसको भुगतान के रूप में हमने 100 रुपये किसी को दिया। फिर जिसने लिया 100 रुपये, उसने जो है क्या किया, उसने जो है किसी वस्तु के भुगतान के लिए जो है उसने क्या किया, 100 रुपये दूसरे वाले व्यक्ति को दे दिया। तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में, इस तरीके से चलता रहता है। यही क्या होता है, यही जो आपका जो नंबरिंग है कितने हाथों तक जाता है, इसी क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा का चलन वेग करते हैं। तो मुद्रा की मात्रा में जब हम V का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुद्रा पूर्ति होती है।
और ये कुछ रूप में होती है, प्रवाह के रूप में होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको सामान्य अर्थ में ये समझना है कि एक निश्चित समय में जो मुद्रा की मात्रा होती है, मुद्रा का जो परिमाण होता है ना, वही क्या कहलाता है? मुद्रा की मात्रा कहलाती है, मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। यदि हम इसको मुद्रा की पूर्ति को और भी हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय में किसी देश में, एक निश्चित समय में किसी देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा एवं साख मुद्रा या बैंक मुद्रा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। एक देश में एक निश्चित समय में जितनी भी वैधानिक मुद्रा प्रचलन में है, जितनी भी साख मुद्रा प्रचलन में है, उनका कुल योग ही क्या कहलाता है? मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। ये तो मैंने मुद्रा की पूर्ति के अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया। मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित किया जाए तो मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित करने में दो अर्थों में इसको परिभाषित किया जाता है। मुद्रा पूर्ति को दो अर्थों में परिभाषित किया जाता है। एक होता है संकीर्ण अर्थ में, और दूसरा है आपका व्यापक अर्थ में। यानी मनी जो नैरो कॉन्सेप्ट में जो मनी का अर्थ होता है वो क्या है? जो क्लासिकल व्यू था, मनी सप्लाई से रिलेटेड जो क्लासिकल व्यू था, परंपरावादी जो दृष्टिकोण था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुद्रा का जो कार्य होता है, देखिए मुद्रा के कार्य की यदि हम बात करें तो एक होता है आपका विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। तो इनका मानना क्या था कि मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, और विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा पूर्ति को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? मनी सप्लाई या मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? ये आता है आपका C प्लस DD, C प्लस DD, जहां C क्या है? जनता के पास करेंसी, और DD क्या है? DD है आपका बैंक का मार्ग जमा, बैंकों का मार्ग जमा। ये डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट है। ये क्या है? करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास करेंसी। तो मुद्रा की जो पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति को यदि हम संकीर्ण अर्थ में देखें, यानी मुद्रा जब विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जनता के पास, देश की जनता के पास जो करेंसी है और बैंकों में जो मार्ग जमा है, इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति करते हैं। यानी मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत किसी देश में लोगों के पास जो करेंसी है प्लस बैंकों में जो मार्ग जमा है, इसी को हम क्या कहते हैं? हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब ये करेंसी क्या होता है? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। करेंसी का मतलब होता है कि देश में प्रचलित जो नोट हैं और जो सिक्के हैं, जो नोट और सिक्के हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। यानी जनता के पास, लोगों के पास, हमारे आपके पास
नगदी रूप में, कैश के रूप में कितने नोट हैं और कितने सिक्के हैं। तो नोट और सिक्के जो हमारे पास कैश के रूप में हैं उसको, प्लस बैंक जमा का मतलब क्या होता है कि बैंकों में जो हमारा सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो रुपया जमा हुआ है, जो रुपया हमारा बैंकों में चालू खाते में और बचत खाते में जो रुपए हमारे जमा हैं बैंक में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये चेकेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, चेकेबल होते हैं। ये मतलब ये चेक के द्वारा क्या होते हैं, हम इसका डिमांड कर सकते हैं। बैंकों में जो रुपया हमने अकाउंट में, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में रखा है, उसको जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको आसानी से बैंक से चेक के द्वारा या हम विड्रॉल के द्वारा जो है उसको वापस ले सकते हैं। तो ये मुद्रा क्या कहलाएगा, ये भी जो है आपका मनी सप्लाई के अंतर्गत आता है। भाई मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है। हालांकि ये कठिन कार्य है इसको समझना, लेकिन यहाँ पर जो संकीर्ण जो विचारधारा था, नैरो कॉन्सेप्ट जो था मनी का, जो क्लासिकल व्यू था, उसके अनुसार यही था कि जो लोगों के पास कैश के रूप में है, करेंसी के रूप में, सिक्के के रूप में, नोट के रूप में, और बैंकों में जो मार्क जमा के रूप में है, हाँ, जिसको हम चालू खाता या बैंक बचत खाता के रूप में जो रखा हुआ पैसा हमारा है, इसको जब हमें इच्छा है तो उसको हम ले सकते हैं, नगद के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मुद्रा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस प्रकार जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये मुद्रा पूर्ति का कॉन्सेप्ट है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। मुद्रा पूर्ति का ये नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण या संकुचित जो है अवधारणा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम करेंसी की बात कर रहे हैं, जनता जो अपने पास करेंसी रखी है वो किस लिए रखी है, विनिमय के लिए रखी है, लेन देन के लिए रखी है ना। बैंकों में भी जो पैसा हो रखी है, जब उसको जरूरत पड़ती है तो क्या करती है, वहाँ से तुरंत डिमांड करती है, ले लेती है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें जो करंट अकाउंट होता है ये एकदम फ्री होता है, यानी जब मर्जी तब आप जो है अपना पैसा जितना मर्जी, मतलब आप पूरा का पूरा पैसा भी निकाल सकते हो, है ना। पूरा का पूरा पैसा आप जो है चेक के माध्यम से जो है आप जो चालू खाता में आप निकाल सकते हो। आप जब मर्जी तब जितना पैसा उतना जमा कर सकते हो, जब मर्जी तब जितना पैसा उतना आप अपना निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट में भी वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें जो है निकालने की जो राशि होती है उसमें कंडीशन होता है ना। जैसे 5 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, है ना, या फिर आप महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं, ये कंडीशनल होता है ना। लेकिन ये भी क्या होता है, सेविंग अकाउंट भी जो है चेकेबल होता है। आप चेक के द्वारा यहाँ पर भी अपना पैसे का डिमांड कर सकते हैं, जो भी आपका मनी है, मुद्रा है, उसका आप डिमांड कर सकते हैं। जो बचत खाता होता है उसमें आपको सूक्ष्म रूप से जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंकों के द्वारा, जबकि करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज नहीं देती बैंक। ठीक है, अब इसीलिए मैंने कहा कि जब लोगों को विनिमय का कार्य करना है, लेन देन करना है, तो उसके पास जो करेंसी है उसका प्रयोग करेगा। इसके अलावा जो बैंकों में जमा है वहाँ से भी क्या करता है, वो पैसे को निकाल कर क्या करता है, जो भी उसका विनिमय के माध्यम के रूप में जो भी कार्य है वो अपना करता है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में जो कार्य करता है मुद्रा, उसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपका ये मुद्रा पूर्ति का जो है ये फर्स्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा है मुद्रा पूर्ति की जो व्यापक अर्थ में जो इसका मुद्रा पूर्ति का जो मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरू होता है डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन इन्होंने जो है मुद्रा के विनिमय के माध्यम के साथ साथ मुद्रा संचय का भी कार्य करती है, मूल्य संचय का भी कार्य करती है। इसको भी इन्होंने क्या किया, इसको महत्व दिया। इन्होंने ये भी माना कि मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के साथ साथ क्या करती है, मुद्रा जो है मूल्य संचय का कार्य भी करती है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इन्होंने मुद्रा पूर्ति का जो है व्यापक अर्थ में जो है इसको डिफाइन किया, और इन्होंने बताया कि मुद्रा पूर्ति जो होती है, मनी सप्लाई जो होता है,
इसके अंतर्गत जो है आपका करेंसी विद द पब्लिक तो रहेगा ही, डिमांड डिपॉजिट भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपका टाइम डिपॉजिट भी होना चाहिए। टाइम डिपॉजिट को भी इन्होंने इसमें क्या किया, सम्मिलित किया। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है समय जमा या सावधि जमा, समय जमा या सावधि जमा। जनता जो अपने पास कैश के रूप में करेंसी रखती है, जनता जो बैंकों में मार्क जमा के रूप में रखती है, पैसे अपने मुद्रा रखती है, इसके अलावा जनता जो है बैंकों में सावधि जमा के रूप में जो अपना मुद्रा रखती है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत। इसी को सम्मिलित करने से ही क्या हुआ, ये जो मुद्रा पूर्ति का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, व्यापक हो गया, ब्रॉड हो गया। तो ये मनी सप्लाई का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सावधि जमा क्या होता है, सावधि जमा का मतलब ये होता है कि बैंकों में हम क्या करते हैं, अपने मुद्रा को एक तो हम मार्क जमा के रूप में रखते हैं जिसको जब मर्जी तब निकाल लेते हैं, और एक क्या होता है कि हम अपने बचत को एक निश्चित समय के लिए जो है बैंकों में जमा कर देते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए क्या करते हैं, अपने बचत को बैंकों में जमा कर देते हैं। तो ये जो हम एक निश्चित समय के लिए पैसे जमा करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, सावधि जमा करते हैं। इसी को हम जो है फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। गांव में बोलते हैं ना, पैसा फिक्स कराना है या पैसा फिक्स किए थे, है ना, या करना है, कराना है। तो फिक्स का मतलब यही हुआ, यही आपका जो टाइम डिपॉजिट है, इसी को हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसी को टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसमें जो है जितना भी फिक्स्ड आपका अमाउंट होता है, इसको इसमें जो है हम सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा जो आपका रिकरिंग जो है आपका आरडी, रिकरिंग जो आपका डिपॉजिट होता है, इसको भी हम टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत करते हैं। जैसे क्या होता है, एक तो हम निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, एक साथ एक किस्त में जमा कर देते हैं, और एक सिस्टम क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, किस्तों में जमा करते हैं, है ना, जिसको हम आरडी बोलते हैं। तो आपका जो रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है या जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, ये किस में आता है, ये आपका टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत आता है, जिसका भुगतान हम जितने निश्चित समय के लिए हमने उसको जमा किया है, उतने निश्चित समय में ही उसका हम क्या कर सकते हैं, भुगतान बैंक से करा सकते हैं या ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। या अच्छा, बीच में भी आप कर सकते हैं, बीच में भी आप अपना फिक्स जो है तोड़वा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक जो है उसमें से कटौती कर देती है ना, उसमें आपको लॉस होता है। लेकिन यदि आपको विशेष आवश्यकता पड़ती है तो क्या करते हैं कि आप जो है फिक्स्ड को भी अपना तोड़वा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका टाइम डिपॉजिट भी मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जो नैरो कॉन्सेप्ट है मुद्रा पूर्ति का, इसमें क्या है, इसमें जनता के पास जो रुपया है, करेंसी है, नोट है, इसके अलावा जो बैंकों में जमा है, मार्क जमा है, इसको सम्मिलित करते हैं। जबकि आपका व्यापक अर्थ में जो मुद्रा पूर्ति है, उसमें जनता के पास जो करेंसी है, इसके अलावा जो बैंकों में मार्क जमा है, इसके अलावा जो है बैंकों की जो सावधि जमा है, इसको भी इसमें सम्मिलित करते हैं। यदि मुद्रा पूर्ति के जो है विभिन्न दृष्टिकोणों को देखा जाए तो आप देखिए, फर्स्ट लेक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मनी, तो आप मैंने डिफरेंट टाइप के जो है व्यू के आधार पर डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। उसमें आप याद करिए कि वहाँ पे हमने आपको बताया था परंपरागत परिभाषाएं या दृष्टिकोण, शिकागो दृष्टिकोण मैंने बताया था आपको, गुरले शाह का दृष्टिकोण और रेडक्लिफ दृष्टिकोण। वहाँ पर इनकी जो है परिभाषाओं के रूप में मनी के मुद्रा की परिभाषाओं के रूप में वहाँ पर मैंने आपको बताया था। वही चीज़ जो है व्यू जो है हम मनी सप्लाई के रूप में भी जो है मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में भी जो है वे सारे दृष्टिकोण यहाँ पर भी लागू होते हैं। जैसे हमने कहा ना कि जो क्लासिकल व्यू था, परंपरावादी जो दृष्टिकोण था मुद्रा पूर्ति का, उसके अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। जो फ्रीडमैन ने शिकागो जो दृष्टिकोण था, फ्रीडमैन का जो दृष्टिकोण था, उनका दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसमें जो है मुद्रा पूर्ति में टाइम डिपॉजिट को भी सम्मिलित किया। इसके बाद जो है गुरले शाह जी का व्यू आता है, जिसमें उन्होंने जो है
गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्रों, बचत पत्रों, बांड्स आदि को भी सम्मिलित किया जाता है मनी सप्लाई के अंतर्गत। इनका कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाता है। इसके अलावा जो है रेडक्लिफ का दृष्टिकोण आता है। उन्होंने भी जो है क्या बताया था कि ये सारी बातें होते हुए, मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसके अलावा जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के जो डिबेंचर्स हैं, सेविंग पेपर्स हैं और बांड्स हैं, इन सब के अलावा जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स है, उसके जो क्रेडिट्स हैं, साख हैं, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा था, ये सारे जो है मुद्रा संबंधित, मुद्रा पूर्ति संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो यहाँ पर मैं जो आपको बात करूँ तो आपको केवल इतना आपको समझना है कि इसका जो नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें C+DD को सम्मिलित किया जाता है, और इसका जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसको जो है हम C+DD के अलावा टाइम डिपॉजिट के रूप में भी जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। आपको इतना समझना है। और वर्तमान समय में यदि हम वर्तमान दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो मुद्रा पूर्ति का जो हम डिफाइन करते हैं वो C+DD के रूप में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं कि मुद्रा की जो पूर्ति है, मैंने इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में आपको बताया। अब मैं आगे बताऊंगा कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति का निर्धारण कैसे करते हैं। तो मनी सप्लाई का जो निर्धारण किया जाता है, ये जो है उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के द्वारा जो है हम इसको डिटरमाइन करते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं मुख्य रूप से, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आपका आता है उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, और एक होता है मनी मल्टीप्लायर। इसको हम मुद्रा गुणक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। देखिए उच्च शक्ति मुद्रा क्या होता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा वह मुद्रा है, अच्छा इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि इसका जो डिटरमाइन होता है मुद्रा पूर्ति का, इसका निर्गमन कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का निर्गमन कौन करता है। तो मुद्रा पूर्ति के निर्गमन की यदि हम बात करें तो इसकी सप्लाई कौन कौन करता है। तो इसमें आते हैं पहला सरकार, गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पर कौन आता है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। ये मुद्रा का क्या करते हैं, निर्गमन करते हैं। मुद्रा पूर्ति करने का काम कौन कौन करते हैं, ये तीन लोग करते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो मुद्रा का जो पूर्ति का काम जो है नोटों के निर्गमन कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। सरकार का काम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है,
ये 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, इसके अलावा सभी सिक्के जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के और 1 रुपए का नोट जो होता है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये सब बनाए जाते हैं। और 1 रुपए पर जो साइन होता है, सिग्नेचर, वो भारत सरकार में जो है आपका जो वित्त सचिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, ये महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछा जाता है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर साइन किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है। भारत के वित्त सचिव का जो है साइन 1 रुपए के नोट पे होता है। इसके अलावा 1 रुपए से अधिक, 2 रुपए से लेकर आगे, है ना, जितने भी बड़े नोट होते हैं सभी जो है उसका निर्गमन कौन करता है? उसका निर्गमन जो है केंद्रीय बैंक करता है। सारे नोटों का निर्गमन कौन करता है ना? 2 रुपए यानी 1 रुपए से अधिक जितने भी है, 2 से लेकर आगे जितने भी नोट हैं, अभी अधिकतम जो है 2000 मूल्य वर्ग का नोट जो चल रहा है ना, इस समय जो है अधिकतम मूल्य वर्ग नोट क्या है? 2000 तक का है। तो ये सारे नोटों का जो है निर्गमन करने का अधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को होता है। जो कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है RBI, इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है सारे नोटों को क्या करता है? निर्गमन करता है। और वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? वाणिज्यिक बैंक भी मुद्रा पूर्ति में जो है योगदान देते हैं। किस रूप में? बैंक मनी के रूप में या क्रेडिट मनी के रूप में, साख मुद्रा के रूप में, है ना। ये क्या करते हैं? साख मुद्रा के रूप में जो है, साख मुद्रा के रूप में ये मुद्रा सप्लाई में योगदान देते हैं, ठीक ना, क्योंकि मुद्रा पूर्ति में साख मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि ये सभी जो है क्या करते हैं? मुद्रा पूर्ति के जो है निर्गमन करने का काम करते हैं, मुद्रा का निर्गमन करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो 1 रुपए के नोट या सिक्के जो होते हैं भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसको बनाने के बाद इसको चलन में लाने का काम कौन करता है? ये केंद्रीय बैंक ही करता है। ये केवल बनाने का काम करता है। सरकार क्या करेगी? इसको बनाएगी, है ना। बनाने के बाद ये नहीं कि ये अपने ढंग से चलाएगी, चलन में अपने ढंग से ले जाएगी, नहीं, चलन में लाने के लिए जो है सारी मुद्राओं का जो है काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। जो अपना जो नोट छापता है ना, 2 रुपए से अधिक के जितने भी नोट है, 2 रुपए से लेकर 2 रुपए से अधिक जितने भी नोट हैं, उनको जो छापने काम करता है ना, उसका जो एकाधिकार है किसको है? केंद्रीय बैंक को है, RBI को है। तो उसको छापने का काम और उसको जो है संचालन का, चलन में लाने का काम, उसको नियंत्रित करने का काम, सब कुछ किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। तो जो ये सरकार द्वारा जो नोट छापे जाते हैं या सिक्के बनाए जाते हैं, ये जो है ये भी क्या करता है? सरकार किसको दे देता है चलन में लाने के लिए? ये केंद्रीय बैंक को देता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा ही ये चलन में जाता है। बात समझ आई इतनी? तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा वह मुद्रा है जो या जिसका निर्गमन सरकार एवं केंद्रीय बैंकों के द्वारा होता है, जिसका निर्गमन सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक एक ही होता है ना, RBI एक केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक को नहीं, केंद्रीय बैंक। तो उच्च शक्ति मुद्रा वह मुद्रा है जिसका निर्गमन सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है, और यह मुद्रा जो है जनता और वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं। यानी यहाँ पे जो भी ये सब क्या है? ये लीगल मनी है। ये जो सरकार द्वारा और जो केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी नोट हैं, सिक्के हैं, ये क्या है? ये लीगल है, वैधानिक है। तो ये वैधानिक मुद्रा है। तो जितने भी ये वैधानिक मुद्रा जो है बनाने का काम है, निर्गमन करने का कार्य है, ये किसका है? सरकार का है और केंद्रीय बैंक का है।
और इनके द्वारा इन मुद्राओं का निर्गमन किया जाता है, जिसको रखता कौन है? जनता रखती है, और वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जो है इसको अपने पास रखते हैं। तो इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा को यदि हम फार्मूला के रूप में लिखें, समीकरण के रूप में लिखें, तो H बराबर हो जाता है C प्लस R प्लस OD। अब यहां पर हम बात करें कि H क्या है, जहां H क्या है? ये उच्च शक्ति मुद्रा है। H क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा है, जिसको हम हाई पावर मनी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि R क्या है, तो R की यदि हम बात करें, सॉरी H के बाद C है, C क्या है? यदि हम C की बात करें तो C करेंसी विद द पब्लिक है। C क्या है? करेंसी विद द पब्लिक है। अभी हमने आपको बताया C क्या है? जनता के पास जमा, जनता के पास जो करेंसी होता है। C क्या होता है? करेंसी। जनता के पास जो करेंसी होता है वो क्या होता है? C होता है। और R क्या है? ये बैंकों के पास रिजर्व कोष या आरक्षित कोष, रिजर्व कोष या आरक्षित कोष। और OD क्या होता है? OD होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं या अन्य जमा। ठीक है। तो यहां पर जो उच्च शक्ति मुद्रा का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है जनता के पास जो करेंसी है, यानी जनता जो नोट और सिक्कों को अपने पास रखती है, इसके अतिरिक्त जो है आप आर का मतलब क्या होता है? बैंकों के पास रिजर्व कोष। बैंक क्या करते हैं? बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये एक निश्चित मात्रा में कैश रिजर्व क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? रिजर्व के रूप में, कैश के रूप में अपने पास रखते हैं। ठीक है। जैसे आपका SLR होता है, CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये नकद आरक्षित अनुपात होता है, ये सामूहिक तरलता अनुपात होता है। CRR क्या होता है? मतलब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपने संपूर्ण जमा का क्या करते हैं? एक निश्चित भाग क्या करते हैं? RBI के पास कैश के रूप में रखते हैं, कैश के रूप में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखें, और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपने कुल जमा का ही एक निश्चित भाग क्या होता है? अपने पास रखते हैं, कैश के रूप में रख सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं, है ना। यानी जो उनका जमा होता है उसका एक निश्चित कोष क्या करते हैं? अपने पास कैश के रूप में या फिर कैश के रूप में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखते हैं। इसी को SLR का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि ये कंपलसरी होता है, ये RBI का निर्देश होता है कि आपका जो जमा है उसका एक निश्चित भाग कैश के रूप में हमारे पास रख दीजिए, वो भी निस्वार्थ। मतलब वो जो जमा रखा गया है RBI के पास, उसके बदले में कोई इंटरेस्ट जो है, कोई ब्याज जो है वाणिज्यिक बैंकों को मिलने वाला नहीं है। और RBI का एक निर्देश ये होता है कि अपने जो जमा है उसका एक निश्चित भाग आप अपने पास रखेंगे कैश के रूप में, आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि यही क्या है?
यही जो रिजर्व है, यही जो है आपका क्रेडिट का आधार होता है। जो बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, साख का निर्गमन करती हैं, जो डिपॉजिट क्रिएट करती हैं, ये सारा जो है किसके आधार पर करती हैं? ये रिजर्व के आधार पे ही रखती हैं। जो इनके पास रिजर्व कैश, जो आपका जो है इनके पास जो रिजर्व कोष होता है, इसी के द्वारा ही क्या करती हैं? वो साख सृजन का कार्य करती हैं, मार्क जमा का कार्य करती हैं। तो इसलिए जो है ये क्या है? ये क्रेडिट क्रिएशन साख का और मुद्रा पूर्ति का भी क्या है? एक आधार है। मुद्रा की पूर्ति कितना हो करे, क्योंकि जो साख मुद्रा होता है तो क्या होता है? साख मुद्रा वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ही जो है निर्गमित की जाती है, जो कि मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित की जाती है। तो साख मुद्रा का आधार क्या है? साख मुद्रा का आधार जो है आपका यही है, आर, जो बैंकों के पास रिजर्व के रूप में रखा गया है, रिजर्व कोष के रूप में। इसी आधार, कितना उसके पास रिजर्व है, उसी के आधार पर क्या करता है? क्रेडिट का क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है। और चूंकि साख जो है वो क्या है? मनी सप्लाई है, इसलिए मनी सप्लाई का भी आधार क्या हो गया? ये हो गया यच। यच क्या है? इसीलिए यच को हम उच्च शक्ति मुद्रा, इसीलिए उच्च शक्ति मुद्रा को हम आधार मुद्रा भी कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा क्या बोलते हैं? बेस मनी भी बोलते हैं। इसी को हम बेस मनी भी बोलते हैं, इसी को रिजर्व मनी भी बोलते हैं, इसी को हम आधार मुद्रा, क्योंकि ये क्या है? ये मुद्रा पूर्ति का आधार है। ये क्या है? एच मुद्रा पूर्ति का आधार है, क्योंकि इसमें जो आर शब्द आ रहा है, बैंकों के पास जो रिजर्व कोष है, इसी के आधार पे ही क्या करते हैं? बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो है ये यच जो होता है वो क्या होता है? मनी सप्लाई का बेस होता है, आधार होता है, ठीक है। और ओडी का मतलब होता है रिजर्व बैंक के पास जो है जो अन्य जमाएं होते हैं। अन्य जमा का मतलब ये होता है कि जो आरबीआई होता है उसका अकाउंट, ये वाणिज्यिक बैंक जिसमें आपका शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, और गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, इनके अकाउंट होते हैं। मतलब ये इनको ऋण देती है, इनको ऋण देती है, इनका लेन देन चलता है, अकाउंट चलता है वहाँ पे। हमारा आपका सीधा संबंध आरबीआई से नहीं होता। आम जनता का जो है सीधा संबंध या सीधा अकाउंट जो है, खाता जो है आरबीआई के रूप में नहीं होता, आरबीआई से नहीं होता। हमारा खाता कहाँ खुलेगा? हमारा जो है कमर्शियल बैंकों में खुलेगा, वाणिज्यिक बैंकों में खाता खुलता है। तो हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? कमर्शियल बैंकों का से होता है। और कमर्शियल बैंकों का संबंध हमसे आपसे प्रत्यक्ष होता है, और आरबीआई से भी जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इनसे जो भी आपका मनी है, मुद्रा है, डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट के अलावा, यानी गवर्नमेंट और केंद्रीय जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इनके डिपॉजिट के अलावा जो आरबीआई का अन्य डिपॉजिट है उसको भी इसमें हम सम्मिलित करते हैं। अन्य डिपॉजिट में क्या होता है कि इनके अलावा, जैसे आरबीआई क्या करती है कि विदेशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके जो है उनके मुद्रा को भी जो है रखने का कार्य करती है, ठीक ना। तो जो विदेशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनसे जो मुद्रा जो रखती है वो किस में आएगा? वो जो है आरबीआई के अन्य जमा के अंतर्गत आता है। तो हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? जिसमें जनता के पास जो करेंसी रखा जाता है, नोट सिक्के, उसको सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा बैंकों के पास जो रिजर्व कोष होता है उसको सम्मिलित करते हैं, तथा आरबीआई के पास जो है जो अन्य जमा होता है उसको सम्मिलित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। और ये क्या है? ये मुद्रा पूर्ति का क्या होता है? बेस होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेस मनी या आधार मुद्रा भी कहते हैं। क्लियर? आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक आता है। अब मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा गुणक की यदि हम बात करें तो मुद्रा गुणक वह संख्या है जिसके द्वारा
उच्च शक्ति मुद्रा में, जो यह बताता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा की पूर्ति में कितना गुना परिवर्तन होता है। मुद्रा गुणक वह संख्या है जो यह बताता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा पूर्ति में कितना गुना परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम मुद्रा गुणक कहते हैं। अर्थात या जिसको हम समीकरण के रूप में लिखें तो ये होता है m बराबर m इंटू h r, m बराबर m इक्वल टू कैपिटल M अपान H। जहां हम बात करें, जहां M क्या है, मुद्रा गुणक, ये क्या है, मुद्रा गुणक। H क्या है, ये आपका उच्च शक्ति मुद्रा है, उच्च शक्ति मुद्रा है। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम ही क्या है, मनी सप्लाई है, मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति है। तो आप देखिए कि मुद्रा गुणक क्या है, वह संख्या है जो यह बताता है कि H में परिवर्तन होने से मुद्रा की मात्रा में कितना गुना, कितना गुना मतलब M गुना, जितना मुद्रा का गुणक होगा, मुद्रा गुणक का जो वैल्यू होगा उतना गुना क्या हो जाएगा, M में परिवर्तन हो जाएगा। यदि इसमें जितना भी वृद्धि करेंगे उतना गुना क्या हो जाएगा, परिवर्तन किसमें होगा, मुद्रा पूर्ति में। ये कॉन्सेप्ट क्या है, यम है, इसीलिए यम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल यम अपान एच। कैपिटल यम अपान एच का मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का जो अनुपात, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का जो अनुपात होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक कहते हैं। इसको हम इस सूत्र के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का जो अनुपात होता है, इसी को क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के बीच में आप देखें इनवर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी एच बढ़ेगा तो यम का मान कम होगा, एच घटेगा तो यम का मान अधिक होगा, विपरीत संबंध है। जबकि यम का कैपिटल एम मतलब मुद्रा सप्लाई का, स्मॉल एम मतलब मुद्रा गुणक से कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। इसका मतलब है कि यदि मुद्रा पूर्ति बढ़ेगा तो यम भी बढ़ेगा, मुद्रा पूर्ति घटेगा तो यम भी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है मुद्रा गुणक। तो मुद्रा गुणक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो आपका मनी सप्लाई है, आप देखिए इसका जो डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रहा था, तो मनी सप्लाई क्या हुआ, यम इंटू एच हो गया। मतलब ये जो मनी सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करता है, यम पर और एच, है ना। यानी ये यच और यम का जो मल्टीप्लाई होता है, इसे क्या कहते हैं, इसी को हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। दोनों से इसका सीधा संबंध होता है, मुद्रा पूर्ति का मुद्रा गुणक से भी और उच्च शक्ति मुद्रा से भी प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। यानी मुद्रा गुणक बढ़ेगा तो मुद्रा पूर्ति बढ़ेगा, उच्च शक्ति मुद्रा बढ़ेगा तब भी मुद्रा पूर्ति बढ़ेगा। इसमें जो है सीधा संबंध दोनों के बीच में होता है। बात इतनी समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मुद्रा पूर्ति के निर्धारक के रूप में मैंने यहाँ पे बात आपसे करी। ठीक है, ठीक है। आइए अब इसमें हम बात करते हैं कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का हम मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई
इंडिया, अर्थात भारत में मुद्रा के पूर्ति की माप, मुद्रा के पूर्ति की माप हम पढ़ेंगे। तो भारत में यदि हम मुद्रा पूर्ति की माप की बात करें तो भारत में 1977 से आरबीआई ने, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, 1977 से आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति की माप के लिए 4 कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया, 4 अवधारणाएं बताई हैं इन्होंने। 4 कॉन्सेप्ट या 4 अवधारणा या 4 धारणाओं को बताया इन्होंने। कौन कौन सा? जिसमें नाम है M1, M2, M3 और M4। ये 4 घटकों को इन्होंने मुद्रा के माप के लिए जो है इसको प्रयुक्त किया। कब से? 1977 से, है ना। 1977 से पहले की यदि हम बात करें तो मुद्रा की जो पूर्ति है उसका जो है केवल M1 कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, लेकिन 1977 से जो है हम बात करें तो आरबीआई द्वारा मुद्रा के पूर्ति के 4 घटकों का प्रयोग या 4 धारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। आइए हम बात करें M1, M2, M3, M4 होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आपके सिलेबस की दृष्टि से, आपके क्लास के दृष्टि से। इसके अलावा अदर जितने भी कंपटीशन होते हैं वहाँ पर भी जो है ये बहुत ही मनी सप्लाई से रिलेटेड जो M1, M2, M3, M4 है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट है M1, ये मुद्रा पूर्ति का जो है नैरो कॉन्सेप्ट है। इसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट कहिए चाहे नैरो मनी कहिए, M1 को। ये मुद्रा पूर्ति का नैरो कॉन्सेप्ट मतलब संकुचित धारणा है। मुद्रा पूर्ति की ये संकुचित या संकीर्ण धारणा है। भारत जैसे अल्पविकसित देशों के लिए जो है ये M1 जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और M1 कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इसको आप समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे भी जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले M1 को आप समझेंगे। M1 बराबर हो जाएगा आपका C, जनता के पास या लोगों के पास करेंसी। जनता के पास जो है जो करेंसी होती है, प्लस DD, बैंकों का मांग जमा। प्लस जनता के पास जो करेंसी होती है और बैंकों का जो मार्क जमा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका जो अदर डिपॉजिट होता है ये जो है आपका इसमें सम्मिलित होता है। इसमें आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक का अन्य जमा। या इसको हम शार्ट में लिखना चाहें तो C प्लस DD प्लस OD। ये आप देखिए क्या है, अभी इससे हमने चर्चा किया जब मैं आपको पढ़ा रहा था अभी डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा सप्लाई में जो हमने नैरो कॉन्सेप्ट बताया था, संकीर्ण जो मुद्रा का जो है पूर्ति की धारणा बताई थी, वहां मैंने बताया कि संकीर्ण अर्थ में जो मुद्रा की पूर्ति होती है क्या होती है, C प्लस DD के रूप में बताया था। OD को हमने छोड़ दिया।
लेकिन यहाँ पर हम ओडी को भी लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो ये M1 जो कॉन्सेप्ट है भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। भारतीय जो आपका रिजर्व बैंक है, इन्होंने जो है M1 में क्या सम्मिलित किया था, तो इन्होंने जो है M1 में क्या सम्मिलित किया है, C + DD + OD। C क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जनता के पास जो करेंसी होता है नोट के रूप में या सिक्के के रूप में। DD क्या है, ये बैंकों का जो माल जमा होता है, यानी जो हमारा पैसे जो है या हमारा जो मुद्रा जो बैंकों में बचत खाते के रूप में या चालू खाते के रूप में जमा है, जिसको जब जरूरत पड़ता है हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा होता है, इसको जो है हम M1 के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे तरल होता है। तरलता की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तो M1 क्या होता है, सबसे तरल मुद्रा होता है। यह मुद्रा जो है सबसे तरल इसलिए होता है क्योंकि इसको हम बहुत ही आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कैश होता है उसमें तरलता सबसे अधिक होती है। कैसे होती है तरलता सबसे अधिक कैश में? क्योंकि जो हमारा नकद मुद्रा होता है, जैसे नोट हो गया, सिक्के हो गए, आप कोई भी वस्तु लेते हैं या सेवा का आप प्रयोग करते हैं, तो उसके बदले में जो आप भुगतान करते हैं, यदि आप कैश के रूप में करते हैं तो आसानी से कोई भी इनकार नहीं करता, सभी लोग क्या करते हैं, कैश को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है। जिसमें लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है उसको क्या करते हैं, उसको लोग आसानी सब लोग क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कहिए कि जिस मुद्रा को लोग आसानी से स्वीकार कर लें सभी लोग, वो उस मुद्रा में तरलता सबसे अधिक होती है, ठीक है। लेकिन यदि आप जो है चेक के द्वारा पेमेंट करना चाहें, DD के द्वारा पेमेंट करना चाहें, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो है हो सकता है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट न करें। इसका मतलब क्या है कि उसमें तरलता इसकी अपेक्षा कम होती है। इसमें तरलता इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे जनता के पास क्या है, कैश है। तो जनता के पास जो कैश है वो क्या है, कैश के रूप में है ही, तरल है ही। इसके अलावा जो बैंकों में जमा है वो भी क्या है, वो भी जब जरूरत पड़ता है तुरंत जो है बैंक से हम उसको निकाल सकते हैं, यानी आसानी से उसको भी हम कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि M1 में तरलता सबसे अधिक होती है, लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है। और M1 क्या है, ये आपका नैरो मनी है या नैरो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, ठीक है। दूसरे पाए जाते हैं। दूसरा आपका है M2। M2 क्या होता है, यदि M2 की बात करें तो M2 होता है M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा, बचत बैंक जमा, यानी मुद्रा पूर्ति की जो दूसरी धारणा है जिसको हम M2 कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या है कि C करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट के साथ साथ जो है डाकघरों में, पोस्ट ऑफिस में जो हमारे बचत बैंक जमा हैं, इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जो है जमा को क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो हम बचत जमा करते हैं वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसमें? M2 कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम यानी इन M1 हमने यहाँ लिखा है। M1 मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें C + DD + OD इतना तो रहेगा ही, प्लस डाकघरों में जो बचत बैंक जमा है इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये जो है आपका क्या होता है, M2 होता है। ये भी जो है आपका नैरो कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक ना। नैरो मनी में ये दोनों आते हैं, क्योंकि यदि हम लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे अधिक लिक्विडिटी इसमें होती है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हम बात करें तो लिक्विडिटी इसमें होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, M3। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M3 क्या है? ब्रॉड मनी है। ब्रॉड मनी का मतलब क्या हुआ? व्यापक मुद्रा, विस्तृत मुद्रा, ब्रॉड मनी है ना। यानी भारत में जो है M3 ही क्या होता है, M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। यानी भारत में जो व्यापक मुद्रा है वो किसको कहा जाता है? M3 को ही कहा जाता है, ठीक ना। M3 को ही क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी या व्यापक मुद्रा कहा जाता है।
और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है M3 बराबर क्या हो जाता है, M1 प्लस बैंकों का सावधि जमा, यानी आपका कैश, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट के अतिरिक्त बैंकों का जो टाइम डिपॉजिट है इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे हमने M1 लिख दिया। M1 का मतलब क्या है कि हमने 60 में लिखा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों का मार्ग जमा प्लस रिजर्व बैंक का अन्य जमा प्लस बैंकों का सावधि जमा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो है, ये जो बैंकों का सावधि जमा इसमें जो है जो ऐड कर दिया गया, इसी से क्या हुआ कि ये मुद्रा क्या हो गया, ब्रॉड मनी हो गया, या मनी सप्लाई का ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक ना, व्यापक मुद्रा इसे कहा जाता है। भारत में M3 को क्या कहा जाता है, ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था मुद्रा की परिभाषा, वहां पर मैंने आपको बताया कि मुद्रा का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप में जो मुद्रा है वो क्या होता है, वो जनता के पास करेंसी, बैंकों का मार्ग जमा, इसके अलावा मैंने क्या होता है कि बैंकों का सावधि जमा, है ना। हमने ओडी को छोड़ दिया था, तो ओडी को भी यदि आप लें तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि M3 क्या होगा, वही हुआ कि इसमें टाइम डिपॉजिट को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रॉड मनी हो जाता है। बच्चे गलतियां यहाँ पे करते हैं, अक्सर ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने M2 लिखा तो M1 प्लस करके लिखा, तो M3 की जो है जब लिखते हैं तो यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, M2 कर देते हैं, M2 प्लस कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी M1 ही होगा, M2 नहीं होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, M3 का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी M1 प्लस बैंकों का सावधि जमा करके ही होता है। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर आता है जिसको बोलते हैं M4। ये भी आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये अति व्यापक और भी अधिक जो है विस्तृत जो है आपका मुद्रा पूर्ति का जो है कॉन्सेप्ट है, या मुद्रा का कॉन्सेप्ट है, या मुद्रा का माप है। ठीक ना, मुद्रा पूर्ति का माप है। ठीक ना, इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है M3 प्लस डाकघरों का कुल जमा, यानी इसमें आप देखेंगे कि सब आ गया टोटल, है ना। यानी M3 है, इसके अलावा जो है डाकघरों का टोटल जो डिपॉजिट है वो पूरा जो है किस में आता है, M4 में आता है। यानी M4 में आप देखेंगे तो M1 M2 M3 सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें समाहित हो गए। इसलिए वेरी ब्रॉड जो है, बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट होता है मुद्रा का। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग हमारे यहाँ, चूंकि ये बहुत ही ब्रॉड होता है, इसलिए इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो ब्रॉड मनी के रूप में जो है जो प्रयोग किया जाता है विस्तृत मुद्रा के रूप में, व्यापक मुद्रा के रूप में, तो M3 किया जाता है। ठीक ना, और नैरो मनी के रूप में M1 किया जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। वैसे तो M1 और M2 दोनों ही क्या है आपके, M1 M2 दोनों ही नैरो मनी होते हैं, या संकीर्ण मुद्रा होते हैं, या संकुचित मुद्रा होते हैं। और M3 M4 क्या होते हैं, ये व्यापक या ब्रॉड मनी होते हैं। लेकिन हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हम संकीर्ण मुद्रा के रूप में M1 को लेते हैं। ठीक है, और किसको लेते हैं, M3 को लेते हैं। ठीक ना, व्यापक मुद्रा के रूप में किसको लेंगे, M3 को लेंगे। तो एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से व्यापक मुद्रा कौन सा है, तो M1 को नहीं करेंगे, M2 को नहीं करेंगे, M4 को भी नहीं करेंगे, तब व्यापक मुद्रा में किसको करेंगे, M3 को ही करेंगे। ठीक ना, संकुचित मुद्रा कौन है तो उसमें आप M1 को ही करेंगे। तो M1 और M3 भारत में हम भारत के संदर्भ में बात करें तो M1 और M1 को हम संकुचित मुद्रा, M3 को हम क्या कहेंगे, व्यापक मुद्रा कहते हैं। और इन दोनों में तरलता सबसे कम होती है। ठीक ना, यदि हम लिक्विडिटी की बात करें यहाँ पे, हाँ इसमें जो है इसको हम क्लियर कर लें। चलिए, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि M1 को हम क्या कहेंगे, संकुचित मुद्रा, और M3 को क्या कहेंगे, व्यापक मुद्रा। ये चीज़ याद करेंगे। इसके अलावा यदि हम लिक्विडिटी की बात करें
तरलता की बात करें तो सबसे अधिक तरल कौन होता है? M1 सबसे अधिक तरल होता है। और M4 में तरलता क्या होती है? सबसे कम होती है। M1 में तरलता सबसे अधिक होती है, M4 में तरलता सबसे M1 में तरलता सबसे अधिक होती है, M4 में तरलता सबसे कम होती है। यदि इसको हम घटते क्रम में लिखें तो M1 की तरलता M2 से, M2 की तरलता M3 से, M3 की तरलता M4 से। यानी M1 जो है M2 जो है M1 की तरलता से कम होता है, कम तरल होता है। M2 जो है M3 से कम तरल होता है, M3 M4 से कम तरल होता है। इसका मतलब है कि M4 जो है वो सबसे कम तरल होता है और M1 क्या होता है? सबसे अधिक तरल होता है। इसमें लिक्विडिटी सबसे तरलता को तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसको हम आसानी से गैस के रूप में कन्वर्ट कर लें, है ना, जिसको हम आसानी से तरलता से गैस के रूप में जो कन्वर्ट हो जाए वो तरल होता है, और जो आसानी से गैस के रूप में कन्वर्ट ना हो वो क्या होता है? वो कम तरल होता है। तो आप देखेंगे तरलता का क्रम, तो नंबरिंग हम रैंकिंग करें तो सबसे अधिक तरल कौन है? M1 है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे M4 है। तो सबसे अधिक तरलता किसकी है? M1 की है। सबसे कम तरलता किसकी है? M4 की है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी की बात हमने आप लोग कही। तो हो गया, ये 4 कॉन्सेप्ट जो है आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के लिए जो है M1, M2, M3, M4 के बारे में बात की थी, जो कि इस समय चल रहा है। इसको आप जो है पढ़िएगा एक बार, ठीक है। और ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति की अवधारणा हमने आज आप लोगों के सामने रखी, जिसमें हमने मुद्रा पूर्ति का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात की और इसका जो है निर्धारण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने मुद्रा गुणक और उच्च शक्ति मुद्रा की बात की। इसके बाद मैंने बात की कि भारत में जो है मुद्रा की पूर्ति का जो है माप कैसे किया जाता है, किन घटकों के द्वारा किया जाता है। इसमें M1, M2, M3, M4 का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किया। ठीक है, आज इतना ही, दैट्स ऑल।